नमस्कार, ये एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम राजधानी लाइव में आप सभी का स्वागत है। और राजधानी लाइव की शुरुआत कर लेते हैं राजधानी दिल्ली की खबर के साथ। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी शासित एमसीडी पर एस्क्रो खाते में 6,760 करोड़ रुपए का गबन करने का गंभीर आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी के विधायक और एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक ने कहा कि एस्क्रो खाते में कुल 6,800 करोड़ का पार्किंग और कन्वर्जन शुल्क जमा किया गया था। बीजेपी शासित एमसीडी ने पार्किंग पर 2012 से लेकर अब तक सिर्फ 40 करोड़ रुपए ही खर्च किए। इस अनुसार एस्क्रो खाते में 6,760 करोड़ होने चाहिए थे, लेकिन उनमें सिर्फ 1.5 करोड़ रुपए ही उपलब्ध हैं। आम आदमी पार्टी ने मामले की जांच और शामिल दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। दुर्गेश पाठक ने रविवार को पार्टी मुख्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि आज दिल्ली की जनता को बीजेपी शासित एमसीडी के एक बहुत बड़े भ्रष्टाचार से अवगत कराने जा रहे हैं। इसी तरह एमसीडी के अंदर एक अकाउंट होता है एस्क्रो अकाउंट, जिसके अंतर्गत पार्किंग और कन्वर्जन जो दिल्ली की जनता देती है वो सारा का सारा पैसा एस्क्रो अकाउंट में जमा किया जाता है। और ये पिछले कई सालों से जो भी दिल्ली की जनता पार्किंग और कन्वर्जन के नाम पे पैसा देती है वो पैसा उस अकाउंट में जमा किया जाता है। और ये बड़ा लीगली लिखा हुआ है कि ये पैसा सिर्फ और सिर्फ पार्किंग और कन्वर्जन के मामले में ही खर्च भी किया जाएगा। पार्किंग के नाम पे पैसा लिया जाता है और कहा जाता है भाई कि दिल्ली वालों को अच्छी पार्किंग मिले, सही तरीके से पार्किंग मिले, उसके लिए ही ये पैसा खर्च किया जाएगा। किसी दूसरे मद में ये पैसा खर्च नहीं किया जा सकता, कोई और दूसरा काम इस पैसे से नहीं हो सकता। आज की करंट के हिसाब से अगर पूरा का पूरा पैसा 2012 से लेकर आज तक का जोड़ा जाए तो लगभग 6800 करोड़ रुपए एमसीडी के एस्क्रो अकाउंट में होने चाहिए। 6,800 रुपीज होने चाहिए, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 40 करोड़ रुपए पार्किंग के ऊपर खर्च किए गए हैं। तो कायदे से 6,760 करोड़ रुपए एस्क्रो अकाउंट में होना चाहिए। लेकिन हमने आरटीआई के माध्यम से जब ये जानकारी निकलवाई कि एस्क्रो अकाउंट में आज कितना पैसा है, तो पता चला सिर्फ 1.5 करोड़ रुपए है। और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी इस समय लाइव जुड़ गए हैं। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। राजीव, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। एस्क्रो खाते में गबन का आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें 2012 से अब तक, यानी कि 2022 तक एमसीडी की ही एमसीडी के अंदर जो है वो भाजपा की सरकार रही है। और जिस तरीके से अब बड़े घोटाले के आरोप जो है वो दुर्गेश पाठक के द्वारा लगाए जा रहे हैं, ये भी कहा जा रहा है कि एस्क्रो अकाउंट में जो है वो लगभग 6,800 करोड़ रुपया होना चाहिए था, मगर यहाँ पर सिर्फ कह सकते हैं सिर्फ 6,760 करोड़ रुपया ही बकाया है। यानी कि कहीं ना कहीं ये जो पैसा है 6,760 करोड़ रुपए, ये कहां खर्च किए गए हैं, इसका जवाब एमसीडी के पास नहीं है। यहां पर बात करें जिस तरीके से दुर्गेश पाठक के द्वारा कल प्रेस वार्ता की गई और उसके माध्यम से ये कहा गया कि जो पार्किंग के ऊपर या फिर क्या है कन्वेंशन चार्जिंग जो जनता देती है वो कहीं ना कहीं एमसीडी के अकाउंट में जाता है, एस्क्रो अकाउंट में, मगर उस अकाउंट के अंदर अभी तक सिर्फ 1.5 करोड़ रुपया ही बचा हुआ है। बाकी का पैसा कहां चला गया? यानी कि सीधे सीधे कहे तो बड़े एक आरोप, बड़े घोटाले की तरफ दुर्गेश पाठक का इशारा है और इसके लिए जांच के कहीं ना कहीं आदेश मांगे जा रहे हैं। मगर यहाँ पर जिस तरीके से दुर्गेश पाठक ने प्रेस वार्ता की गई और दुर्गेश पाठक के द्वारा यह कहा गया कि जो तमाम जानकारी है वो किसी भी हवा में बात नहीं की जा रही है, ना ही किसी के गुमराह कहने पे बात की जा रही है, मगर यहाँ पर यह है ये आरटीआई के आधार पर ही इसकी जानकारी दी जा रही है। और इनके तमाम जो डॉक्यूमेंट्स है जो आरटीआई के आधार पर एमसीडी के द्वारा दिए गए हैं उनको लेकर इन्होंने पुष्टि की है कि तमाम जो डॉक्यूमेंट्स थे वो प्रेस के मीडिया के सामने रखे गए। और यहाँ तक कि यह भी कहा गया कि जिस तरीके से 6,800 करोड़ अभी तक एस्क्रो अकाउंट में होने चाहिए थे और 40 करोड़ रुपए लगभग खर्च
किया गया है पार्किंग के जी। ऊपर, बाकी का पैसा कहाँ गया है इसकी जानकारी जो है वो एमसीडी की तरफ से नहीं दी गई है। तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं एमसीडी के अंदर बड़ा घोटाला होता हुआ नजर आ रहा है। जी राजीव, वैसे हकीकत में अगर देखा जाए तो एमसीडी के अंदर ये कोई पहली बार घोटाले के आरोप नहीं लग रहे हैं। लगातार भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती हुई एमसीडी नजर आ रही है। अब तक कितनी बार जांच बिठाई गई है इन सब मसलों पर? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें एमसीडी के द्वारा कहीं ना कहीं बड़े घोटालों की कहीं ना कहीं आशंका जताई गई थी और लगातार दिल्ली सरकार जो है वो एमसीडी को लेकर बार बार आरोप लगा रही थी कि पार्किंग के नाम पर शुल्क लिया जाता है, ये पैसा कहाँ चला गया है, पार्कों के नाम पर ये पैसा लिया जाता है, वो कहाँ चला गया, स्कूलों को बंद कर दिया गया है, स्कूलों के अंदर जो कहते हैं सुविधाएं होनी चाहिए थी वो कहाँ चली गई। तमाम जो आरोप है वो एमसीडी के अंदर लगातार दिल्ली सरकार लगाती नजर आ रही है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से एस्को अकाउंट की बात की गई है और उसके अंदर लगातार कहीं ना कहीं 6,800 करोड़ रुपया होना चाहिए था, यानी कि सोचिए एक बड़ा अमाउंट होना चाहिए था, वो बड़ा अमाउंट जो है वो एमसीडी के द्वारा कहीं ना कहीं गायब कर दिया गया है और इसी को लेकर अब जांच के आदेश की मांग की जा रही है। मगर दिल्ली एमसीडी की बात करें तो एमसीडी जो है वो अब केंद्र के हाथ में है। पहले दिल्ली सरकार के जरूर हाथ में हुआ करती थी मगर वो भी कहीं ना कहीं 50% हिसाब से दिया जाता था। मगर दिल्ली सरकार जो है वो कहीं ना कहीं कार्यभार जरूर देखती थी मगर वो भी कहीं ना कहीं भाजपा के इशारे पर ही काम होता था। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो है वो लगातार आरोप लगा रही है कि एमसीडी के अंदर भ्रष्टाचार हो रहा है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के अंदर हो, शिक्षा के क्षेत्र के अंदर हो, लाइब्रेरी के अंदर हो या फिर कहे टीचरों के द्वारा हो या फिर स्कूलों के अंदर हो, लगातार तमाम जो आरोप है वो एमसीडी के ऊपर लगाए जा चुके हैं। मगर एमसीडी की तरफ से अभी तक किसी भी मामले के अंदर जांच नहीं की गई है। यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि किसी भी मामले के अंदर अभी तक जांच नहीं की गई है। और जिस तरीके से अब दुर्गेश पाठक के द्वारा एस्को अकाउंट की भी जांच करने की भी मांग की जा रही है तो सही कहीं ना कहीं एमसीडी कहीं ना कहीं फंसती हुई नजर आ रही है। एमसीडी शायद इसको लेकर कहीं ना कहीं कुछ और रणनीति बनाएगी ताकि इसको जनता भूल जाए और दिल्ली सरकार के ऊपर कुछ ना कोई और आरोप लगाए जाए। मगर अब देखना होगा दिल्ली सरकार के इन जवाबों का क्या एमसीडी को जवाब देती है या फिर केंद्र इसके लिए सामने आ पाएगी। जी बिल्कुल, और जांच की मांग कर रहे हैं दुर्गेश पाठक। अब ये भी जानना बेहद अहम हो जाता है कि क्या आम आदमी पार्टी की तरफ से इस भ्रष्टाचार को लेकर कहीं शिकायत दर्ज कराई गई है या खाली प्रेस वार्ता के माध्यम से बस मीडिया के संज्ञान में लाने का काम किया है आम आदमी पार्टी ने? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें दुर्गेश पाठक की तो दुर्गेश पाठक जो है पहले एमसीडी के प्रभारी रहे हैं और एमसीडी के उनके हाथ में रही थी। मगर लगातार यहाँ पर बात करें जिस तरीके से वो तमाम प्रेस वार्ता के माध्यम से कहीं ना कहीं आरोप लगा रहे हैं कि इतना बड़ा अमाउंट कहाँ चला गया और एस्को अकाउंट के अंदर अब सिर्फ 1.5 करोड़ रुपया यानी कि बचा हुआ पैसा कहाँ गया है, इसका जवाब जो है वो एमसीडी को देना होगा। मगर एमसीडी की तरफ से केंद्र सरकार जवाब देगी या फिर एमसीडी के जो अधिकारी है वो जवाब देंगे, इसके अंदर अभी पुष्टि नहीं हो पाई है। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से दुर्गेश पाठक की, क्या आम आदमी पार्टी इसको लेकर कोई बड़ा आंदोलन करेगी या फिर बड़े पैमाने पर जाएगी या फिर जांच के लिए कुछ कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा, ये अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है दुर्गेश पाठक की तरफ से भी ना ही आम आदमी पार्टी की तरफ से ही। मगर ये जरूर है कि एमसीडी के अंदर लगातार जिस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है उसको लेकर जरूर आवाज उठती हुई नजर आ रही है और आम आदमी पार्टी जो है वो लगातार इसी तरीके के आरोप जो है वो आम भाजपा के ऊपर यानी कि एमसीडी के ऊपर लगाती हुई नजर आ रही है। मगर एमसीडी की तरफ से बार बार कहीं ना कहीं इन जवाबों के सवालों के जो जवाब होने चाहिए थे वो नहीं दिए जा रहे हैं, सिर्फ जनता को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। जी चलिए, शुक्रिया राजीव, आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी देने के लिए। और अब राजधानी चंडीगढ़ की खबर का रुख कर लेते हैं। अब पीजीआई के बाद जीएमसीएच 32 और जीएमसीएच 16 में भी पंजाब के मरीज आयुष्मान भारत स्कीम के तहत लाभ पाकर दीर्घायु और स्वस्थ रह पाएंगे। जानकारी के मुताबिक सोमवार से जीएमसीएच 32 और जीएमसीएच 16 भी इस स्कीम का लाभ शुरू कर देगा। इस स्कीम के तहत जीएमसीएच 32 का पंजाब सरकार से लगभग 2 करोड़ 20 लाख और जीएमसीएच 16 का 3 करोड़ रुपए ड्यू है। चंडीगढ़ की डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर सुमन सिंह ने कहा है कि 1 से 2 दिनों में यह स्कीम पंजाब के मरीजों के लिए फिर से शुरू कर दी जाएगी। हालांकि दोनों बड़े अस्पतालों ने कहा कि अभी तक उनका ड्यू क्लियर नहीं हुआ है। पंजाब सरकार की तरफ से जल्द रकम जारी किए जाने की बात कही गई है। आपको बता दें कि पीजीआई चंडीगढ़ ने लगभग 15 करोड़ रुपए के ड्यू भगवंत मान सरकार द्वारा ना भरने के चलते 1 अगस्त से स्कीम का लाभ पंजाब के मरीजों को देना बंद कर दिया था। इसके बाद बीते 15 अगस्त को केंद्र के स्वास्थ्य मंत्रालय और प्रधानमंत्री ऑफिस की दखल और निर्देशों के बाद फिर से लाभ देना शुरू किया गया। इससे पहले पंजाब सरकार ने भी ड्यू क्लियर करने का आश्वासन दिया था। अब ड्यू क्लियर कर दिया गया है।
तो पीजीआई के बाद जीएमसीएच 32 और जीएमसीएच 16 में भी पंजाब के मरीज आयुष्मान भारत स्कीम के तहत लाभ पाकर दीर्घायु और स्वस्थ रह पाएंगे। जानकारी के मुताबिक सोमवार से जीएमसीएच 32 और जीएमसीएच 16 भी इस स्कीम का लाभ शुरू कर देगा। इस स्कीम के तहत जीएमसीएच 32 का पंजाब सरकार से लगभग 2 करोड़ 20 लाख और जीएमसीएच 16 का 3 करोड़ रुपए ड्यू है। चंडीगढ़ की डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर सुमन सिंह ने कहा है कि 1 से 2 दिन में यह स्कीम पंजाब के मरीजों के लिए फिर से शुरू कर दी जाएगी। हालांकि दोनों बड़े अस्पतालों ने कहा कि अभी तक उनका ड्यू क्लियर नहीं हुआ है। और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता अमित कुमार इस समय लाइव जुड़ गए हैं। अमित, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। आयुष्मान भारत योजना जो पंजाब के मरीजों के लिए बंद की गई थी, पहले तो इसे पीजीआई में शुरू किया गया और अब बताया जा रहा है कि जीएमसीएच में एक बार फिर से ये सुविधा शुरू होने वाली है। जी बिल्कुल पलवी, तो अब हम कह सकते हैं कि तीनों ही बड़े हॉस्पिटल है चंडीगढ़ के, हम करते हैं चाहे हम सेक्टर 16 का हॉस्पिटल बोले, चाहे सेक्टर 32 का हॉस्पिटल बोले, और फाइनली पीजीआई की बात करें तो इन तीनों में सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि दोबारा से सर्विसेज स्टार्ट की जा रही है। अब बेसिकली हम बात करते हैं जो आयुष्मान भारत स्कीम के तहत जो फ्री इलाज किया जाता था उसके ऊपर रोक लगाई गई थी, पर ऐसे पंजाब के लोग इलाज कराने आ सकते थे, वो कोई रोक नहीं थी। पर बेसिकली जो फायदा दिया जाता था आयुष्मान भारत स्कीम के तहत फ्री में इलाज होना था, उसको देखते हुए काफी बड़ी अमाउंट ड्यू खड़ी हो गई थी। अगर हम पीजीआई की बात करें तो 16 करोड़ के करीब एक अमाउंट खड़ी हो गई थी, 32 की बात करें तो वहां पे 2.5 करोड़ के करीब थी, और 16 की बात करें तो वहां पे 3 करोड़ के करीब थी। तो इन सभी चीजों के बाद अगर हम कह सकते हैं कि फिर फाइनली अब डिसीजन लिया गया कि आयुष्मान स्कीम को दोबारा रिस्टार्ट किया जाएगा। दोबारा से अगर हम क्या है, पंजाब के लोग आज से यानी कि हम कहेंगे सोमवार से स्कीम के तहत दोबारा से इलाज करा सकेंगे। पीजीआई की तरफ से पहले स्पष्टीकरण आया था कि पंजाब के लोगों के लिए हमने इलाज बंद ही किया है। अगर उनके पास पैसे नहीं है, किसी दिक्कत परेशानी है, तो उनके लिए फ्री एंड पोर का भी एक सिस्टम है जिसके तहत वो फ्री इलाज करते हैं, तो उसके अंतर्गत भी वो इलाज करा सकते हैं। पर फाइनली हम कह सकते हैं कि आयुष्मान स्कीम दोबारा शुरू होने से कई लाभार्थियों को बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि लगातार हम बात करें कि तीनों हॉस्पिटल से पंजाब के कई पिछड़े इलाकों से लोग आते हैं अपना इलाज कराने, और आयुष्मान स्कीम बंद होने का उनको काफी दिक्कत परेशानियां आ रही थी, क्योंकि लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि हम किस तरह से अपना फ्री इलाज करा सकते हैं, क्योंकि स्कीम अवेलेबल है पर हर किसी को स्कीम के बारे में नहीं पता। तो अब हम कह सकते हैं कि वापस शुरू आयुष्मान स्कीम के दोबारा शुरू होने से लोगों को एक राहत मिली है, और अब हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द जो ड्यूज है वो भी क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि पीजीआई और बाकी सभी हॉस्पिटल्स ने इलाज तो शुरू कर दिया है, पर अगर ड्यूज नहीं क्लियर होती तो ये शायद दोबारा बंद किया जा सकता है। बिल्कुल, और जैसा कि आपने जानकारी भी दी है कि पीजीआई का ड्यू जो है वो क्लियर कर दिया गया है, इन दोनों के ड्यू क्लियर होने में कितना समय लगेगा, कोई जानकारी सरकार की तरफ से आई है? और सबसे बड़ी बात, क्या केंद्र सरकार ने इसमें दखल दिया है और केंद्र सरकार के दखल के बाद ही ये योजना एक बार फिर से लागू हो पाई है? हाँ जी, बिल्कुल सही तौर पे कह सकते हैं पंजाब सरकार की तरफ से हम कह सकते हैं कि पीजीआई के ड्यू को क्लियरेंस दे दी गई है, पर अभी तक पीजीआई के पास पैसे नहीं पहुंचे। ये अभी तक हम कह सकते हैं कि ऑफिशियली जो उनके 16 करोड़ के करीब बकाया उसकी जी। ऑफिशियल क्लियर उनके खाते में पैसे नहीं आए, पर पंजाब सरकार की तरफ से ऑफकोर्स कह दिया गया कि हमने अपनी तरफ से अप्रूव कर दिया है। पर हम कह सकते हैं कि आम जनता को नुकसान ना हो, आम जनता को दिक्कत परेशानी ना हो, तो इसकी तरफ से हम कह सकते हैं केंद्र सरकार ने इंटरवीन किया है। उन्होंने बकायदा पीजीआई, क्योंकि केंद्र सरकार के अंडर आता है, उन्होंने बकायदा इंस्ट्रक्शन पास ऑन की है कि आप अपना इलाज जारी रखें, पैसे आ जाएंगे, आपको उसकी दिक्कत परेशानी नहीं, तो हम जो है उसकी भरपाई कर देंगे। तो मतलब रही है, तो उसके चलते हम कह सकते हैं कि आम जनता को जरूर फायदा हुआ कि जी केंद्र जी। सरकार के बारे में हम कह सकते हैं कि उन्होंने एक अच्छा डिसीजन लिया जिससे आम लोगों को एटलीस्ट दोबारा आयुष्मान का फायदा अमित, मिलना शुरू हो आपसे चुका हम है। ये भी जानकारी चाहेंगे कि आयुष्मान स्कीम के तहत जो इलाज होता है, क्या वो सारा पैसा सिर्फ राज्य सरकार देती है या केंद्र सरकार का भी उसमें हिस्सा होता है? देखिए एक स्प्लिट होता है, अगर हम कहें 50-50 स्प्लिट हम मान सकते हैं कि जहां से जिस एरिया से जो व्यक्ति आ रहे हैं उसमें हम कह सकते हैं स्प्लिट होता है, जिसमें सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही मिलकर इसमें इलाज का खर्चा देती है, क्योंकि हम कहते हैं बाकायदा एक फाइल तैयार होती है। आपका बेसिकली अगर इसका लाभ आप कैसे उठा सकते हैं, पहले आपको रजिस्टर कराना होता है। आपका रजिस्टर आपकी इनकम के आधार पे होता है, और उसके बाद आप किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं, आप चेक कर सकते हैं कि क्या आप आयुष्मान स्कीम के अंतर्गत आते हैं। आप एक टोल फ्री नंबर पे कॉल करते हैं और उसमें आपको क्लियर हो जाता है कि आप आयुष्मान के लाभार्थी हैं या नहीं। और एक बार आप आयुष्मान के लाभार्थी हैं तो आपको हॉस्पिटल में पूरा इलाज, जो आपका सारा इलाज है A to Z, टेस्ट से लेके दवाइयां, मेडिकल, वो सब कुछ बिल्कुल फ्री हो जाता है। तो उस चीज का लाभार्थी के 50-50 स्प्लिट होता है, 50% सरकार, केंद्र सरकार में, 50% लोकल जिस स्टेट के उस सरकार का होता है। इससे आम जनता को काफी, जो गरीब तबका है उन
अब सवाल ये था कि जो सेंटर की तरफ से शायद वो रेगुलर पैसा आ रहा था, पर स्टेट की तरफ से वो कहीं ना कहीं हम कहते हैं डिले होता हुआ नजर आया, जिसके बाद हम ये कह सकते हैं कि रुकावट आई थी, पर अब दोबारा से ये स्कीम चालू हो चुकी है और हम कह सकते हैं कि काफी ज्यादा राहत लोगों को मिल रही है। पंजाब सरकार ड्यू क्लियर क्यों नहीं कर पा रही है? कोई वजह सामने आई है क्या? वाकई में बहुत राजस्व की हानि हो रखी है पंजाब सरकार को, इस वजह से ये बड़े अमाउंट निकालने में सरकार अभी सक्षम नहीं हो पा रही है, या सिर्फ हीला हवाली है और कुछ नहीं? मतलब यही एक बड़ा अगर हम कहें कि सोच विचार करें उस सवाल है, क्योंकि एक तरफ हम कह सकते हैं कि मोहल्ला क्लिनिक्स की तैयारी हो रही है, अगर हम कहें आम आदमी क्लिनिक्स की तैयारी हो रही है, अलग अलग बजट एलोकेशन हो रही है और पैसा खुद सरकार कह रही है कि हमारे पास सरप्लस इस बार इकट्ठा हुआ है, हमने कई हजार करोड़ की देनदारी की है। तो सवाल ये आता है कि जो आयुष्मान जैसी जरूरी स्कीम है, वो स्कीम जो आम सबसे गरीब तबके के लिए है, तो उनके लिए पैसा आखिर क्यों नहीं जा रहा? अगर हम कहेंगे जब अगर हम कह सकते हैं कि पंजाब की फाइनेंस मिनिस्टर से बात हुई थी, तो उन्होंने एक बकायदा एक स्टेटमेंट में कहा था कि उन्होंने इसके ड्यूज क्लियर कर दी है, पर मतलब अपने लेवल पे उनकी तरफ से क्लियरेंस दे दी गई है। तो सवाल ये है कि अगर वहां से क्लियरेंस में अगर हम कहें कि फाइनेंस डिपार्टमेंट के हेड की तरफ से क्लियरेंस हो चुकी है, तो आखिर पैसा अब तक पहुंचा क्यों नहीं? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जब तक पैसा पहुंचा नहीं तब तक हम ठीक मानेंगे कि क्लियरेंस नहीं हुई है, पर उन्होंने कहा है कि क्लियरेंस दे दी। पर ये एक बहुत बड़ा पेचीदा सवाल बनता हुआ नजर आ रहा है कि एक तरफ सरकार ये भी मान रही है कि हमारे पास पैसे हैं, हम पैसे दे रहे हैं, पर दूसरी तरफ पैसे जा भी नहीं रहे। तो सवाल ये, तो फिर पैसे गए कहाँ? ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता नजर आ रहा है। चलिए, शुक्रिया अमित, आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी देने के लिए। तो राजधानी चंडीगढ़ से ये बड़ी और अहम जानकारी। पंजाब के मरीजों को एक बार फिर से आयुष्मान स्कीम के तहत GMCH 32 और GMCH 16 में लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। इन दोनों ही अस्पतालों का जो ड्यू है वो जल्द ही क्लियर कर दिया जाएगा, ऐसे पंजाब सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। राजधानी मुंबई की खबर का रुख कर लेते हैं। महाराष्ट्र में हाल ही में एकनाथ शिंदे गुट और बीजेपी ने एक साथ मिलकर सरकार बनाई है। दोनों ही खेमे के विधायकों को 36 दिन बाद भी कैबिनेट विस्तार का इंतजार है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी नेता ने शिंदे खेमे के प्रवक्ता दीपक केसरकर के खिलाफ बयान देकर सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। दीपक केसरकर को नारायण राणे के बीच एक बार फिर से विवाद गर्माता हुआ नजर आ रहा है। नीलेश राणे ने केसरकर को सीधे ड्राइवर की नौकरी का ऑफर दे दिया है। उनके इस बयान से शिंदे समूह और बीजेपी के बीच विवाद के संकेत मिलने लगे हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट के प्रवक्ता दीपक केसरकर ने बीजेपी के केंद्रीय कैबिनेट मंत्री नारायण राणे की जमकर खिंचाई की थी। उन्होंने कहा था कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले में नारायण राणे ने युवा सेना प्रमुख आदित्य ठाकरे को बदनाम किया। केसरकर ने बयान दिया था कि उन्होंने इसकी शिकायत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की थी, लेकिन इससे बीजेपी में नाराजगी है। अब नीलेश राणे ने केसरकर की सीधी आलोचना की है। राणे ने कहा, दीपक केसरकर कहते हैं कि मैं राणे के साथ काम करने के लिए तैयार हूं। अगर आपको नौकरी मांगनी है तो ठीक से मांगिए, हमारे पास एक ड्राइवर की सीट खाली है। दिलचस्प बात यह है कि दीपक केसरकर इस विवाद से पीछे हट गए हैं। हाल ही में उन्होंने कहा था कि वे अब राणे के बारे में कोई बयान नहीं देंगे। और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए मुंबई से हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी इस समय लाइव जुड़ गए हैं। सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। सत्यप्रकाश, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। अभी से शिंदे गुट और बीजेपी के बीच विवाद के संकेत मिलने लगे हैं। आखिर ये पूरा मसला है क्या? दीपक केसरकर ने ऐसा कौन सा बयान दे दिया जिसके बाद से जो सियासत गरमाई है वो अभी तक ठंडी नहीं हो पाई? बिल्कुल पल्लवी जी, देखिए, महाराष्ट्र सरकार में अब तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है, ये सभी को पता है। और यह भी लोगों को पता है कि एकनाथ शिंदे गुट और भारतीय जनता पार्टी के बीच तमाम जो विधायक है उनके बीच जो है असमंजस की स्थिति बनी हुई है और लिहाजा उन दोनों का जो है तालमेल नहीं बैठ रहा, इसी वजह से मंत्री विस्तार में लेट हो रहा है। दूसरी बात, इस बीच जिस तरह से नीलेश राणे ने दीपक केसरकर को लेकर बयान दिया है, उस बयान को लेकर महाराष्ट्र में एक सियासी भूचाल आ गया है, क्योंकि नीलेश राणे ने कहा है कि दीपक केसरकर को अगर नौकरी मांगनी है तो हमारे यहाँ ड्राइवर की एक सीट खाली है, यानी कि सीधे तौर पर उन्होंने ड्राइवर की नौकरी का ऑफर दे दिया है, जिसको लेकर दीपक केसरकर ने अपनी बातें स्पष्ट की और ये कहा है कि नारायण राणे
और हमारे बीच कोई व्यक्तिगत मतभेद नहीं है, लेकिन इस बीच जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने दीपक केसरकर के ऊपर सवाल करते हुए कहा था कि तब आप कहां थे जब हमारे परिवार के ऊपर भारतीय जनता पार्टी लगातार आरोप लगा रही थी जी। यह वही आरोप है जो नारायण राणे के बेटे नीलेश राणे और नितेश राणे ने आदित्य ठाकरे को लेकर यह कहा था तो सुशांत सिंह राजपूत मौत में इन लोगों का हाथ है। तभी दीपक केसरकर ने कोई आवाज नहीं की। इसी बात को लेकर दीपक केसरकर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने कहा कि नारायण राणे के बेटे नितेश राणे और नीलेश राणे ने आदित्य ठाकरे को लेकर जो आरोप लगाए थे उस आरोपों को लेकर हमने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की थी और उन्हें शिकायत की थी। इसके अलावा शिवसेना के कई बड़े नेताओं ने भी इसका विरोध किया था और प्रधानमंत्री से शिकायत की थी। यह बात उन्होंने स्पष्ट किया है कि हमने शिवसेना के साथ कोई गलत नहीं किया, बल्कि हमने जो सही था उसका जवाब भी दिया है। देखिए, बयानबाजी तो चल रही है सत्य प्रकाश, लेकिन ये समझना वाकई में बेहद अहम हो जाता है कि क्या शिंदे गुट और बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक चल रहा है, क्योंकि ये बयानबाजी तो ऐसा दिखा नहीं रही है और लगातार एनसीपी हो, कांग्रेस हो या फिर उद्धव की शिवसेना हो, वो ये बात कह रहे थे कि इन दोनों ही ग्रुप में ज्यादा दिन बन नहीं पाएगी। बिल्कुल पल्लवी जी, देखिए हालात कुछ ऐसे ही है कि एक शिंदे गुट और भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायकों के बीच जो है अच्छे व्यवहार नहीं चल रहे, अच्छे सामंजस्य नहीं बैठ रहे हैं। यही वजह है कि मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बीच में हमने भारतीय जनता पार्टी के विधायक से भी बातचीत किया था कि सरकार आखिर क्यों नहीं बन पा रही। तभी उनका कहना था कि हमारे बीच कुछ मतभेद हो मंत्रिमंडल को लेकर, वो अगर सही हो जाएगा तो बन जाएगी। ऐसे में भले ही देवेंद्र फडणवीस ने कह दिया है कि 15 अगस्त के पहले हमारा मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा, लेकिन जिस तरह से बयानबाजी चल रही है दोनों गुट के बीच में, ऐसा लगता नहीं कि सरकार में मंत्रिमंडल का विस्तार जल्दी हो जाएगा। चलिए, शुक्रिया सत्य प्रकाश, आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र में सरकार के बीच में दरअसल सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ऐसा माना जा रहा है। शिंदे गुट और बीजेपी के बीच सियासी बयानबाजी इस ओर संकेत कर रही है कि दोनों ही ग्रुप के बीच विवाद है। उत्तर प्रदेश की खबर का रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर की एक स्थानीय अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार के मत्स्य पालन मंत्री डॉक्टर संजय निषाद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। मंत्री को 10 अगस्त तक गिरफ्तार कर अदालत में पेश करने का आदेश दिया गया है। आदेश के अनुपालन की जिम्मेदारी गोरखपुर की शाहपुर पुलिस को दी गई है। इस बीच में ये जानकारी भी मिल रही है कि गोरखपुर न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा राज्य सरकार के मंत्री और सत्तारूढ़ बीजेपी के सहयोगी निर्मल इंडियन शोषित हमारा आमदल के प्रमुख डॉक्टर संजय निषाद के खिलाफ वर्ष 2015 में आंदोलन के मामले में यह गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। अधिवक्ता सुशील साहनी ने बताया कि वर्ष 2015 में निषाद आरक्षण को लेकर गोरखपुर में सहजनवा क्षेत्र के कसरवल में हुए आंदोलन में दर्ज मामले में सीजेएम की अदालत ने 4 अगस्त को प्रदेश के मत्स्य मंत्री डॉक्टर संजय निषाद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया और यह 6 अगस्त को शाहपुर थाने को भेज दिया गया। ऐसे में 10 तारीख को संजय निषाद पेशी के लिए जाएंगे। हमें पत्रकार बंधुओं के माध्यम से पता चला कि कसरवल कांड का जो आंदोलन हुआ था उसमें जो निषाद आरक्षण के लिए को लेकर जो मुकदमे हुए थे निराधार, तो सीजेएम कोर्ट में गोरखपुर ने जमानती वारंट जारी किया है। फिलहाल मैं आधिकारिक तौर पर आंध्र प्रदेश गया हूँ और 10 तारीख को पता चला कि तारीख है, मैं न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखूँगा। मुझे न्यायपालिका पर पूर्ण विश्वास है कि न्यायपालिका हम 2015 में हुई मेरे निषाद भाइयों पर बर्ताव और तत्कालीन सपा सरकार द्वारा लादे गए फर्जी मुकदमे में न्याय करेगी और हमेशा मैं न्यायालय का सम्मान करता रहूँगा। और मैं निषाद राज का सिपाही हूँ, अपने समाज को हक हुकूक के लिए जीवन की अंतिम सांस तक लड़ने व जेल में रहने के लिए भी तैयार हूँ। समाज के हक अधिकारों की लड़ाई को मैं सड़क और सदन के माध्यम से लगातार उठा रहा हूँ और उठाता रहूँगा और लोगों से उठवाता रहूँगा। और न्यायालय के चारों स्तंभ राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद और विधानसभा में मैंने 11 सिपाही निषाद पार्टी के 11 विधायकों के साथ हूँ। निश्चित रूप से इन्हें जो संवैधानिक अधिकार है उसे दिलाने का भी कोशिश करूँगा। इनके जो आरक्षण रहूँगा, कोशिश कर रहा हूँ कि
कि सब मुकदमे वापस हो जाए, इसके लिए लगातार हम संपर्क जारी रखें। मेरे विरोधियों और समाज के कुछ मतलब गैर जिम्मेदार व्यक्तियों ने खूब प्रचार किया कि कोर्ट ने मुझे गिरफ्तार कर पेश करने के लिए कहा है। मीडिया ने हमेशा हमारे समाज की लड़ाई में साथ दिया है। उम्मीद है आगे भी मीडिया बंधुओं का आशीर्वाद बना रहेगा और हम अपने कार्यकर्ताओं से अपील करता हूँ। और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए लखनऊ से हमारे संवाददाता जितेंद्र चौहान इस समय लाइव जुड़ गए हैं। जितेंद्र, संजय निषाद का ये क्या पूरा मामला है और जिस मामले में उनकी पेशी भी होनी है, विस्तार से जानकारी चाहेंगे आपसे। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार के 2 मंत्री है, एमएसएमई मंत्री वो और कहीं न कहीं संजय निषाद, और साफ तौर पे कहा जा सकता है कि दोनों ही मंत्रियों पे गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। और कल राकेश सचान जिनकी कहीं न कहीं कोर्ट में आदेश कॉपी लेकर भागने और फरार होने के मामले में उनको तलाश की जा रही है, उन पर मुकदमा भी दर्ज अभी तक नहीं हुआ, हालांकि मुकदमा दर्ज करने के लिए हिदायत दी गई है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर हैं संजय निषाद, जो कि मत्स्य मंत्री भी हैं, और साफ तौर पे कहा जा सकता है उनका गोरखपुर के कचरल बल आंदोलन में जारी हुआ था, इनके ऊपर जो वारंट जारी हुआ था, गोरखपुर सीजेएम कोर्ट ने जारी किया था। और कहीं न कहीं सीजेएम कोर्ट के आदेश के बाद जो इनकी तारीख की बात की जाए 10 अगस्त को इनको पेश होना है। उससे पहले जिस तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति में घमासान मचा हुआ है, सचिन वो कहीं ना कहीं दूसरी तरफ संजय निषाद, दोनों ही एक तरफ की वो गिरफ्तारी की तलवार लटकी। हालांकि संजय निषाद कल सामने आए, मीडिया के सामने, उन्होंने बयान भी किया कि निषादों के संघर्ष के लिए मेरा पर मुकदमा दर्ज हुआ था और करसल आंदोलन भी हुआ था। और साफ तौर पे कहा जाता है 10 तारीख को मुझे बुलाया गया है और मैं सीजेएम कोर्ट में पेश होंगी। और कहीं न कहीं संजय निषाद भाइयों पर बर्बरता और फर्जी मुकदमे पर उन्होंने कहा कि फर्जी मुकदमा लगाया गया है। और साफ तौर पर कहा जाता है न्यायालय पर मुझे पूर्ण विश्वास है और मैं निषाद राज का सिपाही हूँ और हमेशा ही निषादों के लिए लड़ता रहूंगा। और लोकसभा से राज्यसभा तक और उत्तर प्रदेश विधानसभा तक कई सिपाही आज निषाद पार्टी के हमारे अलग अलग उसमें हैं। और साफ तौर पे कहा जा सकता है कि उसी को लेकर जिस तरह से न्यायालय ने मुझे आदेश दिया है तो मैं 10 तारीख को जरूर पेश होऊंगा। हालांकि मैं बाहर हूँ, लेकिन जिस तरह से आंदोलन में मुकदमे लगाए गए वो फर्जी मुकदमे हैं, तो उसी को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के 2 मंत्री हैं, उनकी कहीं ना कहीं मुसीबत पड़ी है। और वही बात की जाए तो राकेश सचान की तो मुसीबत बहुत बड़ी हो चुकी है, तो वही संजय निषाद के हालांकि 10 तारीख को बुलाया गया है और उन्होंने ये भी कहा कि आप पेश होंगे। बिल्कुल, राकेश सचान के मसले पर अगर बात करें तो उन्हें तो आज ही कोर्ट में शायद सरेंडर करना है। जितेंद्र, देखिए, राकेश सचान कल तक तो नहीं सामने आए थे, हालांकि मीडिया के सामने अब वो नहीं आया, उनका बयान जरूर सामने आया है, लेकिन पुलिस भी उनकी तलाश कर रही है। और कहीं ना कहीं उनके ऊपर जो कोर्ट के जो आदेश कॉपी वो लेकर फरार होने का मामला है। और कहा जा रहा है कि उनको सजा भी सुनाई गई थी और सजा की आदेश कॉपी लेके फरार हो गए थे। हालांकि पेशकार ने उन पर मुकदमा दर्ज कराया है। आज क्या होता है, क्योंकि राकेश सचान को ये कहा जा रहा है कि आज उनको पेश होना है, राकेश सचान क्या पेश होंगे या उनको सरेंडर करेंगे या नहीं कहेंगे, फिलहाल राकेश सचान ही जान सकते हैं। लेकिन ये जो कहा सकता है कि उत्तर प्रदेश सरकार में जो मंत्री हैं उनकी मुसीबत दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। चलिए, शुक्रिया जितेंद्र, आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी देने के लिए। राजधानी शिमला की खबर का रुख कर लेते हैं। हिमाचल विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस तैयारियों में जुट गई है। कांग्रेस कार्यालय में आज एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जा रही है, जिसमें प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से नियुक्त केंद्रीय पार्टी के पर्यवेक्षक पहुंच चुके हैं शिमला। केंद्रीय पार्टी पर्यवेक्षक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उनके साथ पर्यवेक्षक सचिन पायलट और प्रताप सिंह बाजवा विशेष तौर पर इस बैठक में भाग लेंगे। ये पर्यवेक्षक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, कार्यकारी अध्यक्षों सहित पार्टी के सभी विधायकों, चुनाव समितियों के अध्यक्षों, चुनाव प्रचार समिति, मैनिफेस्टो, समन्वय, चुनाव प्रबंधन, अनुशासन समिति, प्रचार प्रसार समिति, मीडिया और सोशल मीडिया समिति, अनुसंधान समिति, सोशल मीडिया विभाग और मीडिया विभाग के अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव, पूर्व प्रदेश अध्यक्षों और अग्रणी संगठनों के प्रदेश अध्यक्षों के साथ बैठक की जाएगी। बैठक में प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों और इसकी रणनीति को अंतिम रूप दिया जाएगा। हिमाचल कांग्रेस संगठन महामंत्री रजनीश किमटा ने बताया कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, जिन्हें प्रदेश विधानसभा चुनावों में मुख्य पर्यवेक्षक बनाया गया है, उनके साथ पर्यवेक्षक सचिन पायलट और प्रताप सिंह बाजवा विशेष तौर पर इस बैठक में भाग लेंगे।
लेकर कांग्रेस तैयारियों में जुट गई है। कांग्रेस कार्यालय में आज एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जा रही है, जिसमें प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से नियुक्त केंद्रीय पार्टी पर्यवेक्षक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उनके साथ पर्यवेक्षक सचिन पायलट और प्रताप सिंह बाजवा विशेष तौर पर इस बैठक में भाग लेंगे। ये पर्यवेक्षक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, कार्यकारी अध्यक्षों सहित पार्टी के सभी विधायकों, चुनाव समितियों के अध्यक्षों, चुनाव प्रचार समिति, मैनिफेस्टो, समन्वय चुनाव प्रबंधन, अनुशासन समिति, प्रचार प्रसार समिति, मीडिया व सोशल मीडिया समिति, अनुसंधान समिति, सोशल मीडिया विभाग और मीडिया विभाग के अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव, पूर्व प्रदेश अध्यक्षों और अग्रणी संगठनों के प्रदेश अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे। बैठक में प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों और इसकी रणनीति को अंतिम रूप दिया जाएगा। हिमाचल कांग्रेस संगठन महामंत्री रजनीश किमटा ने बताया कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, जिन्हें प्रदेश विधानसभा चुनावों में मुख्य पर्यवेक्षक बनाया गया है, उनके साथ पर्यवेक्षक सचिन पायलट और प्रताप सिंह बाजवा विशेष तौर पर इस बैठक में भाग लेंगे। और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए हिमाचल प्रदेश ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर जी इस समय लाइव हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। टीना जी, आपसे पूरी जानकारी हम चाहेंगे। आज शिमला में कांग्रेस पार्टी की एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। इस बैठक में शामिल होने के लिए कौन कौन पहुंचा है? इसके अलावा बैठक का मुख्य एजेंडा क्या है? जी देखिए, जो केंद्रीय पर्यवेक्षक है भूपेश सिंह बघेल और सह पर्यवेक्षक है सचिन पायलट और बाजवा जी, वो पिछले कल जो है शिमला पहुंचे। साथ ही जो हिमाचल प्रभारी राजीव शुक्ला, वो पिछले कल ही शाम शिमला पहुंच गए थे। जो कांग्रेस कोर कमेटी की जो बैठक है वो पिछले कल ही हो चुकी है। इसके अलावा जो विभिन्न कमेटियां जो गठित की है, उनके जो अध्यक्ष थे उनके साथ भी एक जो औपचारिक जो बैठक है वो पिछले कल देर रात तक जो कांग्रेस की होटल पीट ऑफ में चली है। इसके अलावा आज एक महत्वपूर्ण बैठक जो है वो कांग्रेस भवन में आयोजित की जाएगी। इसमें जो है आगामी जो चुनावों की रणनीति है उस पर कैसे काम कांग्रेस करेगी और कैसे जो विभिन्न कमेटियों का जो गठन कांग्रेस ने पिछले दिनों किया है उनका का क्या अहम योगदान रहने वाला है, क्या रोल रहने वाला है, किस तरह आक्रामक रुख भाजपा को अपनाना चाहिए, कांग्रेस को अपनाना चाहिए भाजपा के खिलाफ। और आने वाले जो ये 10 तारीख से जो विधानसभा का जो मानसून सेशन है उसमें कांग्रेस को किस तरह से भाजपा के खिलाफ आक्रामक होना है और किस तरह से सदन में जो है अपनी बात रखनी है, इन सब तमाम विषयों पे जो है ये आज भी एक अहम बैठक जो है कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में होनी निश्चित हुई है, जिसमें भूपेश सिंह बघेल समेत तमाम जो बड़े पदाधिकारी है वो सारे मौजूद रहेंगे। इसके अलावा सभी जो विधायक है, पूर्व विधायक है, ब्लॉक अध्यक्ष है और जो जिलों के अध्यक्ष है, उन सभी को इस बैठक में अनिवार्य रूप से शामिल होने के लिए निर्देश कांग्रेस की तरफ से जारी कर दिए गए थे। आज जो है ये 10 बजे के करीब जो ये बैठक हो ये शुरू होगी। इसके बाद जो दोपहर बाद जो भूपेश सिंह बघेल है, जो केंद्रीय पर्यवेक्षक है, वो शिमला में एक पत्रकार वार्ता को भी संबोधित करेंगे। जी बिल्कुल। अब बड़ी बात यह है कि चुनावों को लेकर तैयारियां तो की जा रही है टीना जी, लेकिन कांग्रेस में जो हलचल मची हुई है या जो गुटबाजी है, इसे दूर करने का जिम्मा किसके ऊपर है? क्या केंद्रीय पर्यवेक्षक ये गारंटी दे रहे हैं कि हिमाचल कांग्रेस में मची टूट फूट को हम जोड़ देंगे? जी देखिए, इसमें सबसे अहम जानकारी मैं आपको एक और दूं कि जब पिछले रात को कल 7 बजे भूपेश सिंह बघेल ने एक जो औपचारिक जो बैठक है जो हिमाचल की जो प्रदेश अध्यक्ष है प्रतिभा सिंह, उनके अलावा जो कुछ बड़े नेता हैं कांग्रेस के हिमाचल के, उनके साथ मतलब कांग्रेस की जो कोर कमेटी है उसके साथ बैठक आयोजित की। और उसके बाद जो होटल पिट्रॉफ में एक दूसरी बैठक आयोजित हुई थी, जहाँ पे तमाम विधायक जो है वो इंतजार कर रहे थे कि भूपेश सिंह बघेल वहां पे आएंगे केंद्रीय पर्यवेक्षक, और उसके बाद जो है बैठक आयोजित होगी, साथ ही डिनर का भी आयोजन किया गया था। लेकिन आपको बताएं कि गुटबाजी तो एक तरफ बहुत बड़ी समस्या कांग्रेस के सामने, लेकिन पिछले कल देखने में आया कि समन्वय की कमी भी कांग्रेस में है। 4 बड़े जो विधायक है, आपको बताएं ठाकुर रामलाल है, पूर्व मंत्री रहे हैं, आशा कुमारी है, पूर्व में शिक्षा मंत्री रही हैं, ये इन दोनों के साथ 2 और विधायक थे जिन्होंने 9:30 बजे तक जो केंद्रीय पर्यवेक्षक का इंतजार किया, उसके बाद वो अपने गंतव्य की ओर रवाना हो गए। उन्होंने इंतजार नहीं किया। इसके बाद उनको तमाम फोन किए गए पार्टी की तरफ से। पार्टी के पदाधिकारियों ने, खुद रानी प्रतिभा सिंह ने फोन किया और बताया, उनको बोला कि उनको कि इस तरह से जो बैठक है वो कुछ देर तक चली है, आप नाराज न हो, आप वापिस आए। तो आप देखेंगे गुटबाजी तो एक तरफ, लेकिन अब ये देखने में आ रहा है कि समन्वय की कमी भी है। और कार्यकर्ताओं तो चलो गुटबाजी देखने में थी ही, लेकिन अब विधायकों में समन्वय की कमी अब पदाधिकारियों में साफ
साफ तौर पे देखने को मिल रही है कि समन्वय की कमी के कारण यहाँ पे इतने बड़ी बात होगी कि 4 जो विधायक है वो नाराज होकर वापस लौट गए। ये एक बड़ी बात है। केंद्रीय जो पर्यवेक्षक भूपेश सिंह बघेल यहाँ पहुंचे, उनको अब ये देखना होगा कि किस तरह से ये जो गुटबाजी है, समन्वय की कमी है, क्योंकि ये आज आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पे बहुत ज्यादा भारी पड़ सकती है। अगर इसी तरह की जो तमाम तरह की जो घटनाएं हैं वो इस तरह से आगे भी होती रही तो जरूर कांग्रेस को एक बड़ा नुकसान यहाँ पे झेलना पड़ सकता है। ये समन्वय की जो कमी हो रही है या जो नाराजगी हो रही है, इसकी मुख्य वजह क्या है? देखिए, संगठन में हाल ही में बहुत बड़े बदलाव किए गए, बावजूद इसके चीजें नहीं सुधर रही हैं, तो इसके पीछे क्या वजह है? कोई आम सहमति नहीं बन पा रही है? जी बिल्कुल, कहा जा सकता है क्योंकि जो आने वाले विधानसभा चुनाव है, महज 2-3 महीनों का समय यहाँ पे रह गया वह है। ऐसे में कांग्रेस जो है तमाम तैयारियों के बावजूद अपनी गुटबाजी, अपनी जो बयानबाजी है नेताओं की या कह ले समन्वय की जो कमी है उस पर नियंत्रण नहीं कर पा रही है। तो ऐसे में ये देखने वाली बात है कि जो प्रदेशाध्यक्ष है प्रतिभा सिंह, उनके ऊपर एक बड़ा जिम्मा सौंपा गया था। हालांकि उन्होंने कोशिश भी की, लेकिन फिलहाल जो ये तो समस्या जो है कांग्रेस की आज की नहीं, काफी पुरानी है, गुटबाजी और जो समन्वय की कमी जो कांग्रेस में रहती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो प्रतिभा सिंह पे जो एक जिम्मेदारी थी सबको एक साथ लेकर चलने की, वो कहीं ना कहीं वहां पे जो है कमी देखने को मिल रही है। क्योंकि अगर ये किसी भी हम किसी भी के ऊपर अगर हम बात डाल दें, ये सही नहीं है, लेकिन कांग्रेस में एक जो बड़े नेताओं के बीच समन्वय की कमी अभी से देखने को मिल रही है। इससे कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट सकता है और जो कार्यकर्ता वो समझ सकते हैं कि अगर हमारे बड़े नेताओं में आपसी में तालमेल नहीं है तो हम लोग आगे किस तरह से जो यहाँ पे जो भाजपा इतनी मजबूत स्थिति में उसके खिलाफ किस तरह से आक्रामक होकर मैदान में उतरे। शुक्रिया टीना जी, आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी देने के लिए। तो हिमाचल कांग्रेस की आज एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है। इसी के साथ अब हम बढ़ेंगे राजधानी रायपुर की खबर की ओर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर 2 दिवसीय पारंपरिक खेल मड़ई का आयोजन स्वामी विवेकानंद स्टेडियम से शुरू कर दिया गया है। इस खेल मड़ई में राज्य के 17 जिलों के लगभग 700 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। खेल मड़ई में विशेष रूप से संरक्षित जनजातियों की पारंपरिक खेलों का प्रदर्शन किया जा रहा है। राजधानी के विवेकानंद स्टेडियम कोटा में आयोजित किए जा रहे खेल मड़ई में फुगड़ी, गेड़ी, रस्साकसी, मटका दौड़ सहित अन्य पारंपरिक खेलों में विभिन्न जिलों से आए प्रतिभागियों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। इस मड़ई में तीरंदाजी विशेष आकर्षण का केंद्र रही। जनजातीय महोत्सव में स्कूली बच्चों के साथ ही युवाओं ने भी हिस्सा लिया। पर 2 दिवसीय पारंपरिक खेल मड़ई का आयोजन स्वामी विवेकानंद स्टेडियम से शुरू हो गया है। इस खेल मड़ई में राज्य के 17 जिलों के लगभग 700 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। खेल मड़ई में विशेष रूप से संरक्षित जनजातियों के पारंपरिक खेलों का प्रदर्शन किया जा रहा है। राजधानी के विवेकानंद स्टेडियम कोटा में आयोजित किए जा रहे इस खेल मड़ई में फुगड़ी, गेड़ी, रस्साकसी, मटका दौड़ सहित अन्य पारंपरिक खेलों में विभिन्न जिलों से आए प्रतिभागियों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। इस मड़ई में तीरंदाजी विशेष आकर्षण का केंद्र रही। और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए छत्तीसगढ़ ब्यूरो चीफ स्वाति कौशिक जी इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वाति जी, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। खेल मड़ई का आयोजन राजधानी रायपुर में किया जा रहा है। जी पल्लवी, देखिए 2 दिवसीय ये जो पूरा आयोजन है ये किया जा रहा है। जो विशेष संरक्षित जनजातियां हैं प्रदेश में, उसको इस बार इस पूरे खेल मड़ई में वो प्रतिभागी के रूप में मौजूद हैं। राज्य स्तर पर 700 से अधिक प्रत्याशी जो है वो इसमें भाग ले रहे हैं। तो वहीं 17 जिलों से लगभग ये आए हुए हैं। स्वामी विवेकानंद स्टेडियम कोटा में ये पूरा जो खेल है वो जो है वो आयोजित किया जा रहा है। तो इसी कड़ी में कल बीते शाम को संध्या जो थी वो रंगारंग कार्यक्रम नृत्य महोत्सव के साथ संपन्न हुई, जिसमें जो मंत्री हैं डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम जी, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास मंत्री हैं, वो इसमें शामिल हुए। साथ ही जो द्वारकाधीश यादव संसदीय सचिव हैं वो भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। तो लगभग 9 विभिन्न जो संरक्षित
जनजातियां हैं उनका इसमें पूरा जो है वो नृत्य का प्रदर्शन किया गया और काफी रंगारंग कार्यक्रम रहा। इस बीच खुद आदिवासी जो मंत्री हैं प्रेमसाय सिंह टेकाम जी, उन्होंने मांडर बजाकर लोगों का उत्साह वर्धन किया। तो पिछले 3 वर्षों से लगभग हम देख रहे हैं कि प्रदेश में, क्योंकि प्रदेश जो है वो पूरा आदिवासी बहुल प्रदेश है, पहली ऐसी सरकार है जहां पर 30 विधायक जो है लगभग वो आदिवासी चुनकर आए हैं। इस बार की 71 सीटों वाली कांग्रेस की सरकार में और 4 मंत्री भी हैं। तो इस लिहाज से ये एक बहुत अच्छा कार्यक्रम भी माना जा सकता है और प्रदेश में इनको बढ़ावा देने के लिए भी एक बहुत अच्छा संदेश जो है वो लोगों के बीच में जा रहा है। जी पल्लवी, बिल्कुल आपसे ये भी जानकारी चाहेंगे स्वाति जी कि आदिवासी समाज हो या जो संरक्षित जनजाति हैं, क्या उनके उत्थान के लिए सरकार की तरफ से कोई खास योजनाएं चलाई जा रही हैं? हालांकि इस तरह के जो आयोजन होते हैं ये बेहद जरूरी है क्योंकि आपको अपनी संस्कृति बचाए रखना है, लेकिन इन समाज के उत्थान के लिए योजनाएं सरकार को चलानी है, तो किस तरह की योजनाएं प्रदेश में चल रही हैं और राज किसका ज्यादा बेहतर माना जाए, कांग्रेस का या बीजेपी का इस समाज के लिए? देखिए बेहतर किसका है इसका निर्णय तो हम नहीं कर सकते क्योंकि हम निर्णायक स्थिति में नहीं रह पाते हैं। लेकिन अगर हम इस चीज को देखें कि क्या इनके लिए हो रहा है अभी इस वर्तमान सरकार में, तो इस वर्तमान सरकार की हम बात करें तो 23,600 से अधिक व्यक्तियों को, जनजातीय समूहों के, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के 23,600 से अधिक व्यक्तियों को वन अधिकार वितरित किया गया। वन अधिकार जो पत्र होता है वो वितरित किया गया है, जिसमें कम से कम 18,500 के लगभग का हेक्टेयर जो है वो बताया जा रहा है। तो वहीं सामुदायिक वन अधिकार पट्टे के लिए 1700 से अधिक पट्टे जो है दिया गया, जिसमें रकबे की अगर बात करें जमीन की तो वो है 1,14,000 हेक्टेयर जमीन का जो है वो उनको रकबा दिया गया। क्योंकि पल्लवी देखें कि अगर आदिवासियों का अगर हम मूल निवास देखें तो वो वन क्षेत्र है, तो वहां पर उनको खेती करने के लिए या बाकी किसी भी चीजों के लिए वन अधिकार पट्टे की बहुत जरूरत होती है। तो उस क्षेत्र में सरकार जो है वो लगातार काम कर रही है और ये जो आंकड़े हैं अभी जो हमने आपको बताया 18,500 हेक्टेयर जो जमीन है या 1,14,000 हेक्टेयर जो जमीन है, ये जो है ये पट्टे जो उनको दिए गए हैं वो बता रहा है कहीं न कहीं उनकी जो आर्थिक स्थिति है उसको सुधारने के लिए पहल की गई है। तो वहीं अगर हम देखेंगे प्रदेश में बाकी नीतियों की बात करेंगे तो तेंदुपत्ता संग्रहण जो है वो उसी क्षेत्र के लोग करते हैं, आदिवासी बेल्ट के लोग करते हैं, जो क्योंकि तेंदुपत्ता जो है वो वन का जो वन में होता है, तो उसका जो संग्रहण है वो भी प्रदेश में किया जा रहा है और उसको जैसे धान का समर्थन मूल्य है वैसे ही उसका भी समर्थन मूल्य है, सरकार उसको एक समर्थन मूल्य के तहत खरीद रही है। तो वहीं और भी जो चीजें हैं जो सिर्फ वन में होती है, तो ये विशेष अधिकार जो पट्टा है उसके साथ जो वन में होने वाली चीजें हैं, फल है, जो औषधि है, उसको भी सरकार जो है वो एक निश्चित अमाउंट में वहां से उनसे लेती है और उसको सरकार जो है सी मार्ट के थ्रू या हर्बल सोसाइटीज के थ्रू उसको बेचती है। तो इस ढंग से तो अगर बात करें तो ये इस सरकार का अपना एक अच्छा पहलू है। तो बीते 3.5 साल में वही हम बात कर लें तो 1889 देवगुड़ियों के निर्माण के लिए, जीवन उद्धार के लिए 22,82,00,000 रुपए जो है वो सरकार ने स्वीकृत किए। 2022-23 में नारायणपुर स्थित जनजातियों के सांस्कृतिक संरक्षण एवं प्रोत्साहन की 94 घोटुल निर्माण हेतु 4,70,00,000 की जो राशि स्वीकृत की गई है, वो तो कहीं ना कहीं ये बता ही रही है पल्लवी की कांग्रेस की प्रदेश सरकार जो है वो इनके लिए कार्यरत है। तो और ये जो आयोजन जो हो रहे हैं विश्व आदिवासी दिवस, ये लगातार पिछले साल भी हमने देखा बड़े स्तर पर किया गया था, इस साल भी हमने देखा कि ये बड़े स्तर पर हो रहे हैं। हालांकि कुछ वर्ष जो है वो लॉकडाउन में प्रभावित रहे कोरोना से, लेकिन फिर भी हम देखें तो ये इस तरह का आयोजन करना और करवाना जो है ये कहीं ना कहीं उनको प्रोत्साहित कर रहा है और आम जनता जो अपने आप को मुख्य धारा की जनता समझता है, शहरी जनसंख्या जो है, शहरी जो लोग हैं, वो कहीं ना कहीं इनसे कनेक्ट होते हैं इन आयोजनों के माध्यम से। जी पल्लवी, बिल्कुल। अगर अब हम बात बीजेपी की कर लें तो अभी नंद कुमार साय ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ये कहा कि आप देखिएगा कि भविष्य में आदिवासी समाज का ही हम मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ में बनाएंगे, यानी कि सियासत अभी से शुरू हो रही है। स्वाति जी जी देखिए सियासत तो शुरू हो चुकी है, इस पे कोई दो मत नहीं है, शुरू से इस बात पे चल रहा है क्योंकि प्रदेश जो है वो आदिवासी बहुल है। अगर आप यहाँ की जनसंख्या की बात करेंगे तो मोर देन 50% जो जनसंख्या है वो आदिवासी बहुल है। तो अगर हम इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो कांग्रेस और बीजेपी का अपना अपना जो रस्साकशी है वो इस पे चलते रहेगी।
इस पर अपनी बातें चलती रहेगी। लेकिन अगर वर्तमान की अगर हम बात करें नंद कुमार साय जी के जो राजनीतिक बयान है उससे भी हटकर बात करें तो कांग्रेस के पास आज भी 30 विधायक है। पल्लवी, ये कम नंबर नहीं है। अगर 90 विधानसभा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की राजनीति की, तो 90 विधानसभा यहाँ पर क्षेत्र है, टोटल 90 विधायक है। 90 विधायकों में 30 विधायक जो हैं कांग्रेस दल के, अगर उस क्षेत्र से, वहां से उनके बीच से आदिवासी जो है वो निकल कर आते हैं, वो संरक्षित जो क्षेत्र है वहां से निकल कर आते हैं। दिस इज ह्यूज नंबर, ये बहुत बड़ा नंबर है, हम इसको कह सकते हैं। और बीजेपी यहाँ तक इसको कहाँ तक फुलफिल करेगी, कैसे वो मुख्यमंत्री का जो पोस्ट है क्या वो सिर्फ मंत्री बनाएगी या उनके उतने ही नंबर ऑफ विधायक जो है वो नीचे ग्राउंड पर रहेंगे, ये देखने वाला एक दिलचस्प विषय रहेगा आने वाले इलेक्शन में। पल्लवी, चलिए, शुक्रिया स्वाति जी, आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी देने के लिए। रुक कर लेते हैं राजधानी देहरादून की खबर का। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत सरकार उन शिक्षकों और कार्मिकों को राहत देने की तैयारी में है जो गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं और इन गंभीर बीमारियों के चलते अपनी सेवाएं नहीं दे पा रहे हैं। शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जो शिक्षक गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं और सेवाएं नहीं दे पा रहे हैं, साथ ही उनकी सेवाएं 20 साल से अधिक हो गई हैं, तो उनको अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाए। दरअसल गंभीर बीमारी से ग्रस्त शिक्षकों और कार्मिकों को 20 साल की सेवा के बाद अनिवार्य सेवानिवृत्ति दिए जाने से उनको पेंशन का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। वहीं उस पद को नई नियुक्ति से भरा जाएगा, जिससे छात्रों की पढ़ाई को हो रहे नुकसान की भरपाई की जा सकती है। उत्तराखंड में शिक्षकों के तबादलों के समय धारा 27 के तहत हजारों शिक्षक गंभीर बीमारी से ग्रस्त होने को लेकर अपने तबादले के लिए आवेदन करते हैं, लेकिन उनको तबादले की सौगात गंभीर बीमारी के चलते नहीं मिल पाती। और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए देहरादून से हमारे संवाददाता तारिक अंसारी इस समय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। तारिक, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने गंभीर बीमारियों से ग्रस्त शिक्षकों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। क्या ये फैसला है और इस फैसले से किस तरीके से इन शिक्षकों को लाभ मिलेगा? बिल्कुल पल्लवी, मैं आपको बता दूं, जो शिक्षा मंत्री का ये फैसला है वो राहत देने वाला फैसला है। कई शिक्षक इससे लाभान्वित होंगे। उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया है कि जो शिक्षक गंभीर बीमारी से पीड़ित है उनको अनिवार्य रूप से तबादला दिया जाएगा और जो 20 साल की सेवा अपनी पूरी कर चुके हैं उन्हें ही तबादला अनिवार्य रूप से दिया जाएगा। मैं आपको बता दूं, जिन शिक्षकों की सेवा 20 साल तक अभी नहीं हुई है उनके लिए शिक्षा मंत्री ने आदेश जारी किया है कि उनके गृह निवास क्षेत्र में ही उनको नियुक्ति दी जाए, ताकि जो बच्चों की पढ़ाई का नुकसान होता है शिक्षक न आने की वजह से, क्योंकि शिक्षक जब बीमार होते हैं तो छुट्टी ले लेते हैं और तबादले के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन तबादला नहीं हो पाता है। तो कहीं ना कहीं इस मंत्री के इस फैसले से एक तरफ जहां शिक्षकों को राहत पहुंचेगी, वहीं दूसरी तरफ छात्रों को जो पढ़ाई का होने वाला नुकसान है उससे भी बचाया जा सकेगा। पल्लवी, बिल्कुल। इसके अलावा आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि फिर नए शिक्षकों की भर्ती की क्या प्रक्रिया रहेगी, क्योंकि बड़ा मुश्किल हो जाता है एकदम नई भर्ती करना, और ये आरोप तो वैसे भी सरकार पर लगते ही रहते हैं कि आप रोजगार देने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। बिल्कुल पल्लवी, मैं आपको बता दूं, शिक्षा मंत्री का फैसला है कि 20 साल की जिनकी सेवाएं पूरी हो चुकी हैं और वो किसी बीमारी से ग्रसित हैं तो उन्हें अनिवार्य रूप से तबादला दिया जाएगा। तो जो पद तबादला जो शिक्षक को अनिवार्य रूप से रिटायरमेंट दिया जाएगा, मैं भी चाहूंगा ना उनकी जगह पर नई नियुक्तियां की जाएंगी, ताकि जो पद खाली होंगे उनको भरा जा सके। जो बच्चों के स्कूल में जो शिक्षक नहीं पहुंच पा रहे हैं किसी बीमारी की वजह से, वहां पर शिक्षक पहुंच सकें, बच्चों की पढ़ाई में कोई खलल ना पड़ सके। तो जाहिर तौर पर जो शिक्षा मंत्री का ये फैसला है वो सराहनीय है। एक तरफ जहां इस फैसले से शिक्षकों को राहत पहुंचेगी जो गंभीर बीमारी से पीड़ित है, वहीं दूसरी तरफ जो बच्चे हैं जहाँ पर शिक्षक कई स्कूलों में महीनों से नहीं जा पाते हैं, क्योंकि जब शिक्षक बीमार रहते हैं तो वो कहीं ना कहीं छुट्टी के लिए आवेदन करते हैं, अपनी बीमारी का इलाज कराते हैं। तो लंबे वक्त से कई स्कूलों में ऐसे स्कूल है जहाँ पर शिक्षक नहीं पहुंचे हैं। तो इस फैसले से जो शिक्षक अनिवार्य रूप से जिन शिक्षकों को रिटायरमेंट दिया जाएगा उनकी जगह नए शिक्षक भरे जाएंगे, ताकि बच्चों की पढ़ाई का नुकसान ना हो सके। बल्ले और जो नए बच्चे आवेदन करते हैं नौकरियों
के लिए तो जो शिक्षक वहाँ से हटेंगे, उनकी जगह उन नए शिक्षकों को लगाया जाएगा, तो जाहिर तौर पर इससे कहीं ना कहीं जो नए लोग हैं उनको भी नौकरी का लिए एक अवसर मिलेगा। पल्लवी, बिल्कुल, क्या ऐसे शिक्षकों का कोई आंकड़ा है जो गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं? ऐसे कितने शिक्षक होंगे राज्य में? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ऐसे हजारों की तादाद में ऐसे शिक्षक हैं जो हर साल आवेदन करते हैं कि उनका तबादला कर दिया जाए, जो कि वो बीमार हैं, उनका जो है उनके ही गृह क्षेत्र में तबादला कर दिया जाए, लेकिन उनकी उम्र 20 साल होती है, तो इसलिए उसमें काफी मुश्किल होती है। इसलिए शिक्षा मंत्री ने बिल्कुल साफ कर दिया है, जो 20 साल की सेवाएं अपनी दे चुके हैं तो उनको अनिवार्य रूप से जो है रिटायरमेंट दिया जाएगा, और जो 20 साल की सेवाएं शिक्षक जिनकी पूरी नहीं हो पाई है उनको उनके ही गृह क्षेत्र में जो है नियुक्ति दी जाएगी, ताकि वो अपना इलाज करा सकें और वहीं पर बच्चों को शिक्षा दे सकें। तो हजारों की तादाद में ऐसे शिक्षक हैं जो हर साल अपना आवेदन करते हैं। पल्लवी, शिक्षा के क्षेत्र में सरकार और क्या कुछ प्रयास कर रही है तारिक, ये भी हम आपसे चाहेंगे जानना। बिल्कुल पल्लवी, मैं आपको बता दूं, शिक्षा के क्षेत्र में जो मंत्री धन सिंह रावत, उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया है कि जो बच्चे हैं तो उनको अच्छी से अच्छी शिक्षा दी जाए, और शिक्षकों को भी बिल्कुल साफ कर दिया है कि उनको किसी भी तरह के मामले में अगर कोई दिक्कत है तो वो सीधे मंत्री से संपर्क कर सकते हैं, यानी कि कोई भी कोताही शिक्षा के मामले में मंत्री ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि शिक्षा और अधिकारी दोनों ना बरतें। इससे कहीं ना कहीं बच्चे भी शिक्षा मंत्री का धन्यवाद दे रहे हैं कि शिक्षा मंत्री जो कार्य कर रहे हैं वो सराहनीय है, और इससे शिक्षा मंत्री ने निर्देश दिए, इसकी भी सराहना हो रही है। लगातार शिक्षक जो है इसकी सराहना कर रहे हैं, क्योंकि काफी लंबे समय से शिक्षकों की ये मांग थी कि उनके तबादले कर दिए जाएं, तो अब शिक्षकों की जो मांग है वो पूरी होने जा रही है। पल्लवी, बिल्कुल, नई शिक्षा नीति लागू करने वाला भी उत्तराखंड पहला राज्य है देश में। तारिक, बिल्कुल, नई शिक्षा नीति करने वाला भी उत्तराखंड में देश में पहला राज्य उत्तराखंड बन चुका है, तो कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री जो है वो लगातार इस कोशिश में है कि उत्तराखंड में शिक्षा को और कैसे उन्नति दी जाए, कैसे देश में उत्तराखंड को पहचान दिलाई जाए। पल्लवी, बिल्कुल, क्या नए स्कूलों को खोलने पर भी सरकार विचार कर रही है? बिल्कुल, शिक्षा मंत्री ने पहले साफ निर्देश दिए थे कि जो पुराने स्कूल हैं उनकी कायाकल्प की जाए। इसके अलावा शिक्षा मंत्री ने निर्देश दिए हैं कि जहां जहां पर, क्योंकि सुदूर इलाके हैं, यहाँ पर पहाड़ी इलाके हैं, तो वहां पर जहां पर स्कूलों की जरूरत हो वहां पर चिन्हित करके वहां पर जो है शिक्षा मंत्री को बताया जाए, उसके तहत नए स्कूल भी वहां पर खोले जाएंगे। लेकिन पहले जो कायाकल्प हो रही है पुराने स्कूलों की होगी, ताकि जो वहाँ पे दिक्कतें हैं, परेशानी है, उनको पूरा किया जा सके, किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो सके पढ़ाई में। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, पल्लवी, शिक्षा मंत्री ने साफ कर दिया है कि अगर किसी को कहीं पर स्कूल की जरूरत है किसी गांव में, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, तो वो सीधा शिक्षा मंत्री से संपर्क कर सकते हैं, उनको खत लिख सकते हैं, उनको बता सकते हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में अगर मैं बात करूं तो उत्तराखंड के जो शिक्षा मंत्री हैं वो लगातार इसी प्रयास में है कि उत्तराखंड में कैसे शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए और कैसे लोगों को जो है शिक्षित बनाया जाए ज्यादा से ज्यादा। पल्लवी, शुक्रिया तारिक, आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ राजधानी लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।